नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्य अरोड़ा है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आरबीआई की बैठक हुई है उसके अंदर रेपो रेट में जो बढ़त हुई है उस पे हमारी आम जिंदगी पे और देश की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें कि आम जिंदगी में तो लोग अब क्या करेंगे, लोगों को डर लगना स्टार्ट हो जाएगा कि लोग अपना पैसा जो है वो निकालना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टॉक मार्केट से, म्यूचुअल फंड से लोग अपना पैसा सेव करना स्टार्ट कर देंगे, एफडीज के थ्रू चाहे या सेविंग्स के थ्रू। अब लोग जो एक्सपेंसेस है वो कम करते जाएंगे और सेविंग्स बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी में साइकिल बनता है पैसे घूमने का वो धीमा हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसमें आम लोगों को तो फायदा हो सकता है एक तरीके से कि वो लोग सेव करके अपना एफडी में पैसा डालेंगे, क्योंकि ये रिस्क फ्री है। नहीं तो स्टॉक मार्केट में तो एक टाइप ऑफ रिस्क रहता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो लोग जो पैसा है वो सेव करना पसंद करेंगे, लोगों के पास वो अपना एफडी पे जमा करा देंगे, एफडी करवा लेंगे और उसका जो पैसा होगा वो बैंक अपना लोगों को इंटर लोन्स पे पैसा देगी, तो बैंकों का एक सर्कुलेशन रहेगा। लेकिन उसी तरीके से जो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि इसका मतलब जो हमारी इकोनॉमी की हालात है वो इतने अच्छे नहीं है, तभी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। क्योंकि अगर अच्छे नहीं होते, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इसी चक्कर में जो जीडीपी अगर डाउन होती है उस वजह से जो बैलेंस करने के लिए आरबीआई को अपनी पॉलिसीज निकालनी पड़ती है हर 3-4 महीने बाद, ताकि वो देख सके कि इकोनॉमी की हालत क्या है और वो डिसीजन ले सके कि उनको इंटरेस्ट रेट किस तरीके से, रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अब अब जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो लोग ज़्यादा सेव करेंगे पैसा, अब स्पेंडिंग्स कम होगी और सेविंग्स ज़्यादा होगी। और हमेशा जब जिस देश में स्पेंडिंग्स ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है वो हमेशा ग्रो करता है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को, पॉलिसी को पॉजिटिव लेते हुए कैसे लोगों आम जिंदगी के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हो सकता है, लेकिन जो जो इकोनॉमी के लिए मेन तो इकोनॉमी है, क्योंकि हम बाकी देशों के साथ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें हमारे को उस पर असर डालेगी। अगर रेपो रेट बढ़ा है तो इसका मतलब जो डॉलर के प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, तो डॉलर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसके अंदर क्रूड ऑयल पे असर होगा, क्रूड ऑयल पे असर होगा तो हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, तो हमारे प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो हमारे पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें को मैनेज करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या करना पड़ेगा। अब इसके अंदर रोल आएगा कि जो अगली पॉलिसी आनी चाहिए वो इतनी स्टेबल आनी चाहिए, ताकि जज करके आनी चाहिए कि आगे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ सकती है। इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर को भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाके एक रेपो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिका है वो उसका रेपो रेट 0 रहता है। उसका रीज़न है कि लोगों को पैसा रखने में, जैसे हमारे को सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिलता है, एफडीज में इंटरेस्ट मिलता है, वहाँ पे अमेरिका में जब भी पॉलिसी आती है वो पूरे वर्ल्ड को असर डालती है। तो जो अगर उनकी पॉलिसी न्यूट्रल रहती है तो पूरे देश में एक अच्छा पॉजिटिव सिचुएशंस रहती है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर वो इंटरेस्ट नहीं देती, इंडिया इंटरेस्ट देता है क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलप हो चुकी है और वो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी इंपोर्टर वर्ल्ड का यूएस है। तो उस तरीके से हमारी जो पॉलिसी है, जो हर चीज़ है, ये जो पॉलिसी है उस तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और ये हमारे जितना रेपो रेट कम होगा उतनी देश में तरक्की होती है। ये चीज़ आपको मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ कि आरबीआई पॉलिसी जो बड़ी है उसका एडवांटेजेस क्या, डिसएडवांटेजेस, टोटल ओवरऑल ये चीज़ है।